नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल जो खबर आई कि केंद्र सरकार पूरी दुनिया में भेज रही है अपने सांसदों को और इसमें विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं, इसमें एक पेच फंस गया है। जयराम रमेश का ट्वीट बताता है कि 4 लोगों का नाम भेजा गया था, मांगा था किरण रिजिजू ने, और 4 लोगों का नाम भेजा गया था जिसमें आनंद शर्मा थे, गौरव गोगोई थे, सैयद नासिर हुसैन थे और राजा बरार थे। इन 4 लोगों का नाम भेजा गया था कि आप जो प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं इन 4 में से किसी को भी भेज सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें इनमें से किसी का नाम नहीं है। नाम है शशि थरूर का। शशि थरूर के ऊपर पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। जो उन्होंने लगातार स्टैंड लिए हैं वो स्टैंड कांग्रेस के स्टैंड से अलग दिखते रहे हैं। कई बार भाजपा के या आप कह सकते हैं सरकार के स्टैंड के ज्यादा करीब है। एक बात बिल्कुल साफ कर दी जानी चाहिए कि शशि थरूर की योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। डिप्लोमेसी जानते हैं, वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल बन सकते थे, चुनाव नहीं जीत पाए। पढ़े लिखे आदमी हैं, हमको उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी ने अगर उनका नाम नहीं दिया है और उनका नाम चुना गया है तो ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल नहीं पूछ रहा हूं, सीधे आपसे इस पर टिप्पणी मांग रहा हूं। देखिए, कांग्रेस करीब कुछ दिनों से ऐसा हुआ है कि शशि जी चुनाव में खड़े रहे थे अध्यक्ष पद के, फिर खड़गे से हारे। उसके बाद वो थोड़े साइडलाइन जैसे हुए। हालांकि वो सांसद है लेकिन उनको कोई ठोस जिम्मेदारी नहीं दी गई और इसलिए उन्होंने पार्टी से पूछा भी था कि मुझे ठोस जिम्मेदारी अगर नहीं देते हैं तो मेरे लिए अन्य विकल्प हैं। फिर उससे बवाल मचा था कि अन्य विकल्प का मतलब बीजेपी में जाना है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लिखना है ये वो। लेकिन राजनेता जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से बात की गई। फिर ऐसा हुआ सर कि मोदी जी जब गए थे केरल में एक बंदरगाह की उसके लिए उद्घाटन के लिए, तब शशि थरूर उस मंच में थे और मोदी जी ने प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने भाषण नहीं किया, उन्होंने बीजेपी पार्टी की तरफ से भाषण किया और उसमें वो कहा कि आज शशि थरूर साहब मेरे साथ होने से बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, दिल्ली में ये वो फला सब बात की। तो अब ये हुआ है कि कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए हैं, जैसे कि आपने उनको बताया, 4 नाम ये है कि आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार। ये आधिकारिक रूप से कांग्रेस के 4 नाम हैं। लेकिन इन्होंने वो 4 नाम चुने, 4 में से एक को भी नहीं चुना और हमेशा की तरह राजनीति की। जबकि सर्वदलीय जब ये लोग जा रहे हैं तो जो पार्टी जो नाम देते हैं उसमें से एक चुना जाता है और ये एक औपचारिकता होती है और ये अनुशासन भी है। लेकिन उसको तोड़कर बीजेपी ने शशि थरूर को चुना कांग्रेस की तरफ से। अब ये महत्वपूर्ण बात होती है, अगर अनुशासन पालन करते हैं शशि जी तो वो जाने से इनकार करेंगे और अनुशासन को पालन नहीं करेंगे तो कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है वो देखना पड़ेगा। और दूसरी एक बात मैं इसमें बात करना चाहता हूं अशोक जी, इसमें करीब करीब इन्हीं के लोग हैं। देखिए, शशि थरूर तो आजकल इनके करीब आ चुके हैं, रविशंकर प्रसाद इन्हीं के हैं, संजय कुमार झा, ये पंड्या साहब है बीजेपी के, फिर कनिमोनी एक डीएमके की है, सुप्रिया सुळे। आप तो मालूम है कि शरद पवार साहब करीब मन से तो जा चुके, तन से जाना बाकी है। और एकनाथ शिंदे साहब तो विदेश मंत्रालय और विदेश व्यवहार में, नीति में बहुत माहिर है, क्योंकि महाराष्ट्र में वो महाशक्ति से डील कर चुके हैं, तो कई महाशक्तियों से डील करने में उनमें हिम्मत है। तो ये एक बीजेपी का शिष्टमंडल जा रहा है और ये बीजेपी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। और उनके लिए जो ज्यादा बगावत खोर ना हो, बागी ना हो, अगर समझिए गौरव गोगोई को चुनते तो उनका एक स्टैंड होता और वो विदेश नीति को लेकर जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है उसको आगे बढ़ाते। और वो स्टैंड सही था क्योंकि उस वक्त हमारे साथ सारे देश थे। लेकिन मोदी जी ये नहीं चाहते कि हमारे साथ लोग खड़े रहे। आज की तारीख में सर ऐसी हालत है कि भारत के साथ तालिबान खड़ा है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग है। आज अगर जोशी जी होते व्यंग्यकार, जो जोशी जी, शरद जोशी जी होते, तो शरद जोशी जी लिखते इसके ऊपर कि बीजेपी के साथ सिर्फ तालिबान है और इजराइल है। तो ये अपने आप में एक कहानी बयां करता है कि हमारे दुनिया में क्या इज्जत रह गई है। तो ये लोग जो जा रहे हैं वो अगर बीजेपी माइंडेड या बीजेपी को सहानुभूति रखने वाले या अपने पार्टी से दुखी है, दर्द है उनको अपने पर्सनल ईगो के लिए, ऐसे लोग जा रहे हैं तो एक अपनी बैठक करने के लिए, जैसे कि हम घर में बैठ के बातचीत करें, उससे अच्छा हम लोग जाओ लोनावाड़ा जाके बात करते हैं। वैसे ही ये डेलीगेशन है
तो ये सर्वदलीय डेलीगेशन का कोई मतलब नहीं बनता अगर कांग्रेस का जो दिए हुए नाम है उनमें से एक लिया जाता है, क्योंकि पार्टी देखिए, पार्टी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग से नाम देती है, इसलिए नहीं कि वो शशि थरूर के खिलाफ है इसलिए नाम नहीं दिया। उन्होंने नाम दिया इसके लिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी को अभी इतना सख्ती से आगे करना जरूरी है विदेश में, क्योंकि कांग्रेस के आइडियोलॉजी में कमियां बहुत है, हर आइडियोलॉजी में कमियां होती है, लेकिन विदेश नीति कांग्रेस की अच्छी रही है, और कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है तो विदेश में बहुत सारे देश हमारे साथ खड़े हमेशा हुए। आईएमएफ में भी नहीं इस बार कोई खड़ा रहा, और यहाँ भी ये बात, तो ये लोग जाने का, अब एकनाथ शिंदे जी सिर्फ कुछ कर सकते हैं तो मुझे आशा है उनसे, बाकी लोग तो मुझे नहीं दिखते हैं कि कुछ कर पाएंगे। एकनाथ एकनाथ शिंदे जी पे आपको इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि डील वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना? हाँ, डील करते हैं, वो डावोस में भी पहले गए थे, मुख्यमंत्री बने तो सर उनको बहुत बड़ा अनुभव है, और उन्होंने जब 40 अपने विधायक है उनके बात करते वक्त कहा था कि महाशक्ति से मैं डील कर रहा हूं, तो अब तो महाशक्ति मल्टीपोलर दुनिया में महाशक्ति यहाँ यूएस है, फिर वहां यूरोप है, अब फ्रांस को समझाना है कि राफेल का हमने क्या किया, फिर वहां यहाँ पर रशिया है, वो सबको डील आपको समझाना है ना। तो मुझे लगता है सिर्फ एकनाथ शिंदे इसमें जो है वो हुनर वाले व्यक्ति हैं, बाकी लोग तो बीजेपी की बात समझा कर आएंगे। और शशि थरूर जी का अब ये बहुत रहस्यमय होगा कि देखिए पार्टी का अनुशासन क्या होता है, ये तो ज्योति बसु साहब से सीख सकते हैं हम। ज्योति बसु साहब प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन पार्टी ने कहा, पॉलिट ब्यूरो ने कहा कि नहीं बन सकते आप, नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं बने। वो गलती थी, लेकिन वो उन्होंने मान लिया और वो प्रधानमंत्री नहीं बने। इसे कहते हैं अनुशासन पालन, यानी ज्योति, किसी भी व्यक्ति को अपने ईगो से पार्टी का महत्व, अनुशासन का महत्व ज्यादा होता है, उससे जाति भी हो रही है तो भी। तो अब शशि थरूर जी साहब का की परीक्षा होगी है कि ये पार्टी को ज्यादा चाहते हैं या मोदी जी को ज्यादा चाहते हैं। अच्छा, इसी तो सवाल को जरा पलट के राजू भाई आपसे पूछता हूं, इसको विस्तार दे दीजिए, इसी को थोड़ा पलट देता हूं। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विदेश को समझने वाले, विदेशों में रिश्ता रखने वाले और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में गहरे घुसे हुए शशि थरूर से ज्यादा कोई और नहीं है। शशि थरूर पुराने हैं, यूएन में रह चुके हैं, जानते हैं लोगों को, एक भाषा है उनके पास शानदार, बाकी सारी चीजें भी हैं, तो शशि थरूर का अपना एक आरा तो है। आप उनके पक्ष में जाएं या विपक्ष में, कांग्रेस उनका नाम क्यों नहीं दे सकती थी? क्या जानबूझकर अपमान करने के लिए उनका नाम नहीं दिया गया? देखिए, पार्टी के अंदर एक लाइन होती है और वो बाहरी लोगों से अलग होती है। हम लोग क्या पर्सपेक्टिव से देखते हैं, देखिए अभी 4 जो नाम कांग्रेस ने दिए हैं, आप गौरव गोगोई दीजिए, आनंद शर्मा दीजिए, वो भी कुछ कमी नहीं, वो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में खड़े नहीं रहे चुनाव के में, इसलिए वो कम नहीं होते। उनको मौका मिलता तो वो बन सकते थे यूनाइटेड नेशंस में जनरल सेक्रेटरी, वो कोई बात नहीं। हाँ, शशि जी पॉलिसी नौसिनी हिलिफिलिफिकेशन जैसे शब्द जानते हैं इंग्लिश में, वो बात अलग है, लेकिन इसका कोई विदेश नीति में, कूटनीति में सर देखिए, कूटनीति में कामयाब होने के लिए सिर्फ भाषा काफी नहीं, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, लेकिन कई चीजें हैं। आपको कब लचीलापन दिखाना है, कब सख्त होना है, कब मैं मेरे और नटवर सिंह के अच्छे संबंध थे, तो नटवर सिंह साहब बात करते थे, क्योंकि वो नटवर सिंह जितना अनुभवी कौन था विदेश नीति में। तो उनकी किताबों को मैं लेके जाता था उनके घर में, बहुत सारे हुसैन के चित्र हैं, उधर बैठ के मैं बात करता था, मुझे लगता था कि ये व्यक्ति कितना सोचता होगा दिन रात। तो समझिए कि कांग्रेस ने अपनी नीति, जो विदेश नीति इतने सालों से रखी है, नॉन अलाइन मूवमेंट से लेकर फिर रशिया को, यानी सोवियत को साथ, वो सारी नीति को एक तरफ, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस से लॉयल्टी में 100 पॉइंट्स मिले। कोई भी पार्टी ये सोचती है 100 पॉइंट, अभी अभी शशि थरूर के मामले में लॉयल्टी को उनके परीक्षा पर है वो थोड़े, क्योंकि वो जो मोदी जी के साथ शेयर कर रहे हैं, फिर उनका एक बयान आया, वो भी जरा गड़बड़ था कि वो पिंडी पे सांप वाला, वो सारी बातें होने के बाद कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक रूप से असहज है उनके नाम से। सिर्फ गुण काफी नहीं होते, देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में या लेकिन मेरी लेकिन लेकिन देखिए राजू भाई, वहां जिसको जाना है वहां पार्टी लाइन तो रखना नहीं है, वहां तो नहीं बात करनी है जो भारत सरकार की नीति है, तो कोई नहीं अलग से कहां से बात करेगा? नहीं, मैं क्या बताता हूँ कि ये 4 लोग अगर जैसे हमने मजाक में कहा, एकनाथ शिंदे जैसे 4 लोग अगर ना देते कांग्रेस नाम, तो हम लोग ये बहस कर सकते थे। लेकिन ये चारों नाम जो है वो अपने आप में अपना पक्ष और देश का विपक्ष रखने में समर्थ है। भाषा में उनके कोई कमी नहीं, इंग्लिश कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, कोई, आप चारों लोगों को जानते हैं खुद,
तो आप उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश अब इंग्लिश में तो खैर हमारे मोदी जी की ही प्रॉब्लम है, 72 देश घूम चुके हैं, अंग्रेजी की बात तो छोड़ सर देनी चाहिए। सर मोदी जी के सिवाय आप अमित शाह जी पे अन्याय कर रहे हैं सर। उनकी अमित भी शाह जी प्रॉब्लम बाहर है। जाते ही नहीं है, सर कहाँ जाते हैं अमित शाह? सर लेकिन देश के सर्वोच्च जो है वो अडानी जी पे आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इंग्लिश की से बहुत प्रॉब्लम है और इसलिए हिंदी को भाषा कर आगे बढ़ाना चाहते हैं ये लोग सब। तो खैर वो बात अलग रखते हैं हम लोग। लेकिन मैं बताता हूँ सर आपको क्या प्रॉब्लम है। अ, पार्टी के लिए देखिए, आप एक संगठन चलाते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के से नाम देने का जब सवाल आता है तो काबिलियत अगर सबकी समान हो और किसी की थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन उसके लॉयल्टी पे मुझे शक हो, तो मैं काबिलियत ठीक ठाक है और लॉयल्टी 100% है, ऐसे आदमी का नाम दूंगा। आप भी वही करेंगे, कांग्रेस भी वही कर रही है और उसमें कोई गलत नहीं है। अब ये शशि थरूर को दिखाने का मौका है कि वो अपने पार्टी लाइन से दूर नहीं हो सकते। वो लिख दें अगर प्रधानमंत्री से कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि पार्टी ने मेरा नाम नहीं दिया है। अगर वो जाते हैं तो समझिए वो बीजेपी में चले गए, उसको उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, फिर विकल्प नहीं है। और आप ये समझते हैं कि जयशंकर जी के अपार सफलता के बाद अब विदेश मंत्री की तलाश में है मोदी जी, क्योंकि बीजेपी आरएसएस पूरी 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 फैमिली में एक भी अच्छा वक्ता जो इंग्लिश और अन्य भाषाओं में बोले और इंटरनेशनल मंच पर अपना प्रभाव छोड़े ऐसा है नहीं। तो उनको कांग्रेस से ही कोई उठाना पड़ेगा। वो ये तो बीजेपी वो चीज है सर कि कांग्रेस युक्त चलिए, बीजेपी है ये। फिर आपको मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं। इसमें एक नाम है राजा बरार का। राजा बरार पंजाब से आते हैं, एमपी हैं लोकसभा के, सब अच्छी बात है। कौन सा इंटरनेशनल इनका शशि थरूर के सामने कहाँ ठहरते हैं? चूंकि आपने कहा चारों एक से एक हैं, इसलिए मैंने कहा कि कहाँ नहीं ठहरते हैं। बाकी तीन मैं नाम पे तो मैंने मान लिया। सर मैं एक बात बताऊं, राजा बरार को नहीं वो एक चौथा हाँ, नाम दिया है। आपको आपको इस सवाल के साथ ये सुविधा भी दे देता हूं कि राजा बरार बाकी जितने नाम चुने गए हैं, मतलब नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस या बीजेपी कांग्रेस के एकनाथ शिंदे जैसे नाम चुने गए, उनसे बहुत बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही मैं एक बात, और दूसरी बात है कि 4 नाम देने में उनको शायद वो राजा बरार में एक बार मैं अब छोटी से एक छोटा कहानी सुनाऊँ 2 मिनट में, ताकि लोगों को भी, दर्शकों को भी मज़ा आ जाए। आपका शो है, जो चाहिए सुनाइए, कहानी मैं सुनाइए, कविता एक बार सुनाइए, जो चाहिए सुनाइए। मैं एक बार विजय तेंदुलकर जी के पास बैठा था और बासु चटर्जी साहब निदेशक वहाँ बैठे थे। तो किसी के बारे में मैं बोल रहा था, इसको लिखने नहीं आता, कुछ नहीं, फिर भी ये यार ये इतना बेहतर नहीं लिख सकता, ये व्यक्ति बेहतर लिख सकता है, लेकिन इसको मौका नहीं मिला, उसको मिला, ये वो सब बातें हो रही थी। तो बासुदा सुन रहे थे शांति से और मेरे बात होने के बाद बासुदा ने शांति से बोला, देखिए राजू जी ऐसी बात है, मैं छोटा था सर, मैं कॉलेज में था और विजय जी से मेरे बहुत पुराने संबंध थे। तो उन्होंने बोला, देखिए विजय जी, राजू के बारे में आपको, राजू की बातों के बारे में आपको क्या लगता है? तो विजय जी ने बॉल सामने कर दी, बोली बासुदा आप बताइए क्या लगता है आपको? तब बासुदा ने जो कहा था यहाँ फिट बैठता है। बासुदा ने ये कहा था, आपको जो मालूम है वो गुण उनमें होंगे, वो अवगुण उनमें होंगे, लेकिन उनमें कुछ अलग गुण हैं जो जिन्होंने उनको चुना है उनमें है। तो वो गुणों की उनको वजह पता से हो। वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो बात हम्म। समझिए। तो बासुदा ने कहा, आप बुरा मत मानिए लेकिन ये ऐसा होता है। नहीं, सही है। अच्छा, थोड़ा सा पलटते हैं इसको। आपका कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़ा लंबा इंटरव्यू था, मराठी में था और एक बहुत मजेदार आदमी के साथ था। कोई किताब वगैरह के विमोचन का कार्यक्रम था, जिसके बाद आप इंटरव्यू कर रहे थे। अब मराठी मेरे साथ ये है कि एकदम टिपिकल दो लोग मराठी बोल रहे हो तो फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ऐसे कोई धीरे धीरे बात करे तो समझ जाता हूं। तो क्या थी बातचीत? आप शिवसेना के करीब जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने वो देखिए, वो प्रकाशन संस्था है जो न्यू एरा, शिवसेना से मेरा कोई लेना देना नहीं और मैं ना ही शिवसेना के विचार जो है उससे इत्तेफाक रखता हूँ, पहली बात। और शिवसेना का मैं सबसे बड़ा विरोधी रहा हूँ। गोर यानी बाल ठाकरे जब थे तब वो ऐसा था कि मेरे जान को खतरा उनकी वजह, यानी शिवसेना की वजह से था। अब बीजेपी की वजह से है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो बातें हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे की टाइम में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी शिवसेना से मेरा कोई आइडियोलॉजिकल लेना देना नहीं है। लेकिन संजय राउत मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, क्योंकि हम दो एक ही प्रोफेशन में हैं, लिखना। और संजय राउत पहले इंडियन एक्सप्रेस का मराठी मैगजीन हुआ करता था, लोकप्रभा। और तब हम कॉलेज में पढ़ते थे, लोकप्रभा बड़े चाव से पढ़ते थे, क्योंकि संजय राउत क्राइम रिपोर्टर थे। उनके एक वो साथी थे, अब वो नहीं रहे, अभिजीत देसाई, वो फिल्म्स पे लिखते थे, बहुत बढ़िया लिखते थे।
और वो तब उसका नाम था, यानी बहुत लाखों में यानी सेल था उसका, लोकप्रभा का। तब से संजय राउत को मैं देख रहा हूँ, पहचान होगी बाद में वो 28 साल के थे, तब सामना के संपादक बने, यानी एग्जीक्यूटिव एडिटर, लेकिन वो एडिटर ही थे। बाला साहब डेली उसमें पढ़ते नहीं थे। तो 28 साल के एक जवान को एडिटर बनाने के बाद उन्होंने जिस ऊंचाई पर उस वक्त सामना को लेके गए, वो विचार वगैरह मैंने तो नहीं, वो तो मैंने उसके खिलाफ, उनके खिलाफ इतनी बार लिखा है, इतनी बार बोला है, लेकिन वो दोस्ती होती गई। लेकिन वो ओपन माइंडेड थे। उनके, आपको मालूम होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मराठी में महान कवि ग्रेस हो चुके हैं, ग्रेस और नामदेव ढसाल, वो दोनों कॉलम लिखते थे सामना के लिए, जो बाल ठाकरे के घोर विरोधी थे एक जमाने में। जानता हूं, मैं हाँ, जानता हूं। और बाला साहब उसको लेकर काफी आलोचना भी हुई थी ढसाल साहब की। जी, और दूसरी बात सर, मैं उनके खिलाफ ही शिवसेना के खिलाफ कॉलम लिखता था। शिवसेना के खिलाफ उनके कॉलम लिखता था सामना में, और उनके खिलाफ लिखता था। तो बाला साहब का फोन संजय राउत को आता था, यार ये अपने खिलाफ लिख रहा है, क्या कर रहे हो तुम, उसको बोलो ना। तो संजय बोलता था वो सुनेगा नहीं, मैं उसका छापू नहीं बोल। बाल ठाकरे का वो अलग अलग टाइप के आदमी थे। वो तानाशाह थे, लेकिन मोदी जैसे तानाशाह नहीं थे। वो कहते थे नहीं संपादक, मैं यहाँ संपादक के नाते बोल रहा हूँ, तो मैं आर्टिकल तो अच्छा है, छापना पड़ेगा, तो मैं बात करता। तो बात मुझे बाला साहब का फोन आता था, और बोलते थे कि यार तुम्हारी उम्र नहीं, उतना मैंने संगठन चलाया, कुछ भी लिखते हो यार, और बहुत गाली देते थे। मैं बोलता था कि मैं ठीक है, मैं नहीं लिखता हूँ। नहीं लिखना तो है तुमको, लेकिन ये मेरा भी ओपिनियन है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये बातें होती थी सर, आप विश्वास नहीं करेंगे। खैर, तो अब जब ये नई सरकार आई बीजेपी की, तो उन्होंने तोड़ा शिवसेना को, और जिस तरह से इन्होंने, ये ऐसा वातावरण महाराष्ट्र में कभी नहीं था। नहीं, भारत में ही नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में भी नहीं था। भारत में भी मैंने देखा है कि पार्किंग करें, सूर्य का, मुझे एक सांसद मालूम है राष्ट्रवादी की, वो सांसद सुषमा जी की गाड़ी को ड्राइव करके पार्किंग लगा देते थे। सुषमा जी को ड्राइविंग का थोड़ा तकलीफ थी, ये इसलिए। तो ये सारी चीजें होती रहती थी। ये अब नहीं हुआ, 2014 के बाद अलग हुआ, तो वो लोगों को मालूम नहीं है। तो उस वक्त से लेके मैं आज तक उनको पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने जेल में डाला उनको। बीजेपी शासन आने के बाद उन्होंने महाविकास आघाड़ी का जो सरकार बनी, उसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को एक लाने में अहमद पटेल और संजय राउत की बड़ी भूमिका थी। तो अहमद पटेल बिल्कुल। कोरोना में गुजर गए। अब रहे संजय राउत। तो मोदी और शाह, और उन्होंने तय किया था कि इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन सबक सिखाने से पहले उन्होंने कहा है, ये संजय राउत कोट करता हूं मैं, कि उन्होंने कहा कि हम आपको लालच दी बहुत सारी। यहां तक कि एकनाथ शिंदे, वो मेरे इंटरव्यू में कहा है उन्होंने, संजय राउत साहब ने, कि एकनाथ शिंदे ने मुझे अरेस्ट होने से एक दिन पहले कहा था कि क्यों ये सब ले रहे हो मोल, दोस्त तुमको मैं अमित जी से बात करा के खत्म कर देता हूँ बात। लेकिन संजय राउत तो अलग ही टाइप के आदमी है। वो कहे कि यार जेल जाना बेहतर है इस तरह से शरण लाने से, और वो जेल गए, 100 दिन जेल रहे। और उसके बाद वो जो जजमेंट आया, उसमें लिखा है कि इनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, जिस मामले में उनको पकड़ा है। और जिनको पकड़ा अच्छा, था आप चूंकि प्रिंट विंट की तरफ जा रहे हैं और बाकी तरफ, तो हम गुजरात समाचार की बात कैसे नहीं करेंगे। हम जो ये बात करते हैं, हफ्ते का शो है, पूरे हफ्ते की बात करते हैं। 100 दिन आपने कहा वो जेल में रहे, कोई आरोप नहीं हुआ। उसके और ऊपर लेकिन 100 किताब दिन आई है जेल में रहना। सर, उसके जी, ऊपर अच्छा, उनकी बता किताब बता आई है, लीजिए। और हिंदी में आ रही है वो। ग्रेट, तो हिंदी में जब आएगी तो हम हिंदी और जरूर पढ़ेंगे उस पर इंग्लिश, और बात। हिंदी और इंग्लिश में आएगी, 1 महीने में और आ मैं रही खुद संजय संजय राउत से बात करना चाहूंगा, अगर हिंदी वाली किताब पे वो हमारे है। साथ जरूर बात करने को करिए। तैयार होंगे तो। जी। मैं ये पूछ रहा था कि गुजरात समाचार आपके बगल में ही है, महाराष्ट्र के, और मैं बताऊं, गुजरात समाचार से मेरा रिश्ता ये है कि मैंने उसी से गुजराती सीखी है। जब मैं वहां गया तो लोगों ने कहा एक लोकल अखबार मंगा लो और उसको पढ़ने की कोशिश करो। और एक हमारे दादा थे जो गुजराती थे और हिंदी के टीचर थे, तो मैं उनके साथ वो गुजरात समाचार लेकर बैठता था और वो मुझे समझाते थे क्या लिखा है, और धीरे धीरे करते करते मैं पूरा अखबार पढ़ने लगा। मुश्किल से मुझे 1 महीना लगा, मैंने गुजराती सीख लिया। और उसके बाद 4 साल में रहा और गुजरात समाचार लगातार पढ़ा, क्योंकि गुजरात दंगों के समय भी गुजरात समाचार कम से कम ऑथेंटिक न्यूज दे रहा था। वो जहर नहीं फैला रहा था जो बाकी लोग फैला रहे थे। 92 साल पुराना अखबार है, और उस अखबार को बंद कराने की पूरी साजिश दिखाई देती है। जिस तरह से ईडी का छापा पड़ा है, गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकी सब हुआ है। इसके पहले कुछ यूट्यूब चैनल बंद कराने की कोशिश किया गया, लेकिन वो लोग चले गए, कोर्ट में चले गए, तो फिर से वापस करना पड़ा। तो क्या मतलब, प्रिंट से इतना डर, वाकई प्रिंट इतना लोकप्रिय है कि प्रिंट से भी डर, या फिर पुरानी खुन्नस कोई निकाल रहे हैं?
सर ये सरकार बहुत अस्वस्थ है, डर गई है और ये सरकार स्थिर सरकार भी नहीं है। आप टीआरटी और एक तुर्की और एक चैनल देखिए, चैनल ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम सुबह बंद कर दिया, शाम को चालू कर दिया, यानी इनका ना कोई ना ना ना, दिशा नहीं। गलत बात। 4 घंटे 4 घंटे। सुबह से शाम का मतलब आम भाषा में 8 घंटे होता है भाई साहब। सुबह मतलब आठ चलिए छह चलिए बजे सर, माफ और करो शाम आधे। मतलब 6 बजे, 12 घंटे। लेकिन सर यहाँ तो 4 घंटे हुआ। सर इसका मतलब सरकार दिशाहीन और डरी हुई है, और इस स्थिति में गुजरात उनका गढ़ है, वो आखिरी गढ़ है। यानी जैसे हम कहते हैं ना, वो अपना जुनून फिल्म में कि हम दिल्ली हार गए हैं, वो नसीरुद्दीन शाह कहते हैं, तो वो आपको लगता है कि हिंदुस्तान हार गए हैं, यानी 1857 के बागी। तो अगर गुजरात में कुछ होता है तो समझ लीजिए ये गुजरात कार्टेल हार गया है। तो गुजरात समाचार उनके गढ़ में, अब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और लगातार इनके खिलाफ बात कर रहा है, लिख रहा है। और जबकि जब जिस दिन मैं आपको हेडलाइन वो भेजता हूं अगर चाहिए तो, अभी वो हेडलाइन आपको, गुजरात समाचार की हेडलाइन थी कि 56 इंच वाला कायर निकला और 44 जवान मारे गए, 26 अलग। ऐसी वो हेडलाइन है। आप गुजराती पढ़ पाते हैं तो मैं आपको वो भेजता हूं, मेरे पास है, हाँ देखिए। ये आप, पढ़ा हुआ है हाँ, मेरा। हाँ। राजू भाई तो पढ़ा हुआ है ये बिल्कुल। इतना बड़ा अगर गुजरात में होता है तो इसका मतलब गुजरात के लोग तब बगावत पे उतर आए हैं, और उनकी मानसिकता को भूनना, बाहुबली शाह और उनके भाई भी देखिए, को। ये न्यूज हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर भी, जब भाई ने भेजी दिया है। इसमें लिखा हुआ है 56 नी छाती नी कायरता, यानी 56 की छाती की कायरता। आतंकियों बेफाम 44 जवान शहीद। यानी ये जवान शहीद 44 हुए, वो सही खबर सिर्फ गुजरात समाचार ने छापी। इसका बिल्कुल इसकी बिल्कुल। सजा तो उनको मिलनी थी, तो उनको सजा मिली। और एक मार्केट में ये, गुजरात के मार्केट में तो ये फैली हुई है बात कि अडानी टेक ओवर करने जा रहे हैं गुजरात समाचार को भी, कोशिश करेंगे। और कोशिश में क्या है, वो ईडी के ऑफिस में सारा तय होता है उनका। तो ज्यादातर उन्होंने टेक ओवर किए हैं वो ईडी के ऑफिस में ही किए हैं। तो ईडी एक एजेंसी नहीं बल्कि एक डेलीगेशन है, जो आपके और महाशक्ति के बीच में सुलह सफाई करने के लिए थोड़ी सफाई कर देता है आदमी की। तो अब इतने बूढ़े आदमी जो बाहुबली शाह सब आए वगैरह, वो बीमार आदमी, उनको ऑफिस में बिठाकर, संजय राउत साहब ने अपनी किताब में लिखा है कैसे डराते हैं, क्या करते हैं। वो डरे नहीं, खैर। उनको एक ऑफिसर ने कहा मैं नीरज कुमार हूं, तो संजय राउत ने कहा मैं संजय राउत हूं। तो उसको समझ में नहीं आया। उसने बोला मैंने इसको अरेस्ट किया, उसको अरेस्ट किया, तो बोले मुझे अरेस्ट करो, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा वो सारी जो बातें हैं, ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए देश को। तो ये जो बिल्कुल, मैं हिंदी एजेंसी। हिंदी में आने का इंतजार कर रहा हूँ, और आप व्यवस्था सर कराइएगा, संजय जी से सर सीधे आपको बात एक की जाएगी। मजेदार बात बताता हूँ, वो अभी उस पर आता हूँ, गुजरात समाज, उसमें उन्होंने एक टेबल छापा है किताब में। वो टेबल में एक दलाल है जिसका डायरेक्ट, जो जिन जिनको अरेस्ट हुई उनको बाहर आने से पहले अनसिक्योर्ड लोन, यानी व्हाइट में कितने पैसे लेने देने पड़े उसको अनसिक्योर्ड लोन, उसका पूरा पूरा नाम सहित, कंपनी का नाम, उसका मालिक जो अंदर गया ईडीजी कस्टडी में, इनके साथ था। और कितने करोड़ों रुपए, इतने करोड़ों रुपए सर, यानी ये तो रंगदारी जैसी मामला हो गया। तो ऐसा टेबल बाप उनका रे। छपाई है, उनका है। तो बात यह है कि अब शाह साहब, और शाह यानी वो शाह नहीं, ये बाहुबली शाह, उनके भाई और उनका फैमिली, उनकी फैमिली भुगत रही है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स को सबक नहीं सिखा सके, लेकिन गुजरात समाचार विथेल्ड कर लिया। और डीडी पे जो खबरें दिखा रहे हैं उसमें भी कुछ गलतियां हैं। 4 साल पहले का एक वीडियो दिखाया सुधीर चौधरी ने, उसको भी बंद कर इजराइल देना का चाहिए। इजराइल का वीडियो दिखाया। हाँ, तो डीडी के पीछे ईडी क्यों नहीं लगती है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गुजरात समाचार ने इनको इनको अपने गढ़ में ध्वस्त करने के लिए एक बारूद छोड़ दिया, 44 जवान शहीद। तो साहेब को बुरा लगा होगा बहुत। तो अब उनको बुरा लगा तो ईडी को बुरा लगा, ईडी को बुरा लगा तो बाहुबली साहब को बुरा लगेगा। तो अब बहुत बुरा लग रहा है उनको। तो ये पूरी कहानी है, और ये कहानी हम 11 साल से देख रहे हैं सर, इसमें नया क्या है। लेकिन सिर्फ नया ये है कि सरकार नहीं, हम माफिया के बाय, वी रूल बाय माफिया, नॉट बाय गवर्नमेंट। क्योंकि 4 घंटे में जो विथेल्ड किया हुआ पीछे, यानी कोई दिशा ही नहीं है। ये डेलीगेशन भेज रहे हैं, उसमें अपने ही लोग सारे भेज रहे हैं। ये कोई एक आप थॉट प्रोसेस होती है। क्योंकि आपको इसकी वजह बताता हूं सर। मुखिया को अपने से इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं चाहिए आसपास, और इंटेलिजेंट व्यक्ति ना होने की वजह से ऐसे घोर संकट में इंटेलिजेंट लोग ही काम करते हैं सर।
हक्सर, धर ऐसे लोग चाहिए आपके। चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ हिटलर की। हिटलर 8वीं पास भी नहीं था, आपको पता ही है। जी, लेकिन गोएबल्स के बारे में आप जानते हैं, उसके पास 60 डिग्रियां थी। जर्मनी की कोई पीएचडी ऐसी डिग्री बड़ी था वो। यूनिवर्सिटी नहीं थी जहां से उसने डिग्री नहीं ली थी, बाकायदा पीएचडी था। तो हम जानते हैं कि बड़े बड़े जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो भी हिटलर के सामने गोएबल्स बन जाते हैं कई बार। सर अल्बर्ट स्पीयर थे हिटलर के पास, हाँ, जिन्होंने आज भी बिल्कुल। जो वाटर बॉम्ब है नहीं, वो उन्होंने मैंने बनाई। तो मैंने तो सिर्फ एक ऐसा नाम लिया जो नाम दुनिया जानती है, बाकी तो 50 नाम थे। हिमलर भी पढ़ा लिखा था, बाकी लोग भी थे। अकेला वही 8वीं पास था, बाकी तो सब काफी हाईली एजुकेटेड लोग थे। यानी अच्छा और तानाशाह बनने के लिए देखिए इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत देखिए पड़ती है। आप सरकार विरोधी हैं, मैं तो सरकार का समर्थन कर रहा हूं और सरकार को इस बात की बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने संबित पात्रा को नहीं भेजा। और ये बधाई मैं इस बात के लिए दे रहा हूं क्योंकि कल टाइम्स नाउ ने जो लिस्ट निकाली थी उसमें संबित पात्रा जी का भी नाम था। और मैं सोच रहा था कि संबित पात्रा जी जाएंगे, बात करेंगे, तो मतलब संबित पात्रा का जो करे वो करे, लेकिन हमारे देश की बड़ी बेइज्जती होगी। तो सर टाइम्स नाउ की खबर सरकार ने झूठी कर दी, इसके लिए उनको बधाई। जी। सर लेकिन एकनाथ शिंदे को भेजकर सारी कसर उन्होंने पूरी कर ली है। वो संबित पात्रा की कमी नहीं महसूस होने देंगे नहीं, पूरे डेलीगेशन को। आप महाराष्ट्र में हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं, बेचारा 10-20 देश घूम लेगा, सर पता नहीं मैं आपको क्यों क्या सर मैं प्रॉब्लम है। अच्छा बोल रहा हूँ, महाशक्ति के साथ डील करते हैं सर। अच्छा, और 40 लोग लेके जाएंगे सर वो यहाँ से डेलीगेशन। देखिए, ऑन सीरियस नोट, बहुत सरदर्द वाली बात यह है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को हम लोगों ने तमाशा बना के रखा हुआ है पिछले लंबे टाइम से। हमारे गोदी मीडिया के पत्रकार, हमारे आईटी सेल के ट्रॉल और बीजेपी के कई सारे मूर्ख, कोई कहता है कि आतंकवादी की बहन है सोफिया, कोई कहता है सेना नतमस्तक है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, जिनके पास बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं है। इन लोगों ने सारी दुनिया को हमारा दुश्मन बना के रखा है। आपकी समझ में नहीं आता है, लेकिन सोचिएगा जरा सा कि जब हाउडी मोदी होता है तो वेस्ट में जहां इस तरह की चीजों का मजाक उड़ाया जाता है, वहां हमारी इमेज क्या बनती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक बिल्कुल अलग तरह की चीज है। आपको मैं याद दिलाऊं कि एक राष्ट्र का नेता जो है वो मोदी जी के पैर छू रहा था और यहां पर उसको डिप्लोमेटिक सफलता बताई जा रही थी। आज वो कहां है, इस पूरी लड़ाई में कहां साथ हमारे खड़ा हुआ, ये मुझे बताइएगा। 26/11 के बाद सारी दुनिया एक साथ हिंदुस्तान के साथ खड़ी थी। आतंकवादी देशों की लिस्ट में डाला गया था पाकिस्तान को, और उसको हथियार देने पर रोक लगी थी। जरा सा रिसर्च करके देखेंगे, सब मिल जाएगा। आज क्या हालत है? आज हमें पाकिस्तान के बराबर रखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव भी पास हुआ यूएनएससी में, उसमें कहीं इसका इशारा नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को कोई मदद कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का विदेश मंत्री आके कहता है कि हम 30 साल से आतंकवाद को पाल रहे हैं। ऐसे में अगर ये डिप्लोमेटिक मिशन भेजा जाना था तो इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुना जाना चाहिए था, जो वाकई भारत को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां भी अपने ही लोगों को भेजकर उनको आप कह लें पॉलिटिकल हनीमून मनाने के लिए उनको भेज दिया गया, या पॉलिटिकल जर्नी करने के लिए भेज दिया गया। बहुत सीरियसली मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के भरोसे भारत के किसी डिप्लोमेटिक सफलता की मुझे तो कम से कम कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू इतना ही सर। पॉजिटिव हूं राजू भाई, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।